मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी की ध्वनि संरचना स्वन विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। स्वानिकी या स्वन विज्ञान, फोनेटिक्स, भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। यह बोली जाने वाली ध्वनियों के भौतिक गुण, उनके शारीरिक उत्पादन, श्रवण ग्रहण और तंत्रिका शारीरिक बोध की प्रक्रियाओं से संबंधित है। स्वानिकी का अध्ययन प्राचीन भारत में लगभग 2500 वर्ष पहले से किया जाता था। इसका प्रमाण हमें पाणिनि द्वारा 500 ईसा पूर्व में रचित उनके संस्कृत के व्याकरण संबंधी ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है, जिसमें व्यंजनों के उच्चारण के स्थान तथा उच्चारण की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज की अधिकतर भारतीय लिपियों में व्यंजनों का स्थान पाणिनि के वर्गीकरण पर आधारित है। आधुनिक काल में स्वानिकी का अध्ययन जोशुआ स्टील तथा अलेक्जेंडर बेल आदि के प्रयास से प्रारंभ हुआ। भाषा की लघुतम इकाई स्वन है। इसे ध्वनि नाम भी दिया जाता है। ध्वनि के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाषा विज्ञान में स्वन के अध्ययन संदर्भ को स्वन विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ध्वनि शब्द ध्वन धातु में इण प्रत्यय के योग से बना है। भाषा विज्ञान के गंभीर अध्ययन में ध्वनि विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। इसके लिए ध्वनि शास्त्र, ध्वन्यालोचन, स्वन विज्ञान, स्वनिति आदि नाम दिए गए हैं। अंग्रेजी में इसके लिए फोनेटिक्स और फोनोलॉजी शब्दों का प्रयोग होता है। इन दोनों शब्दों की निर्मिति ग्रीक के फोन शब्द से हुई है। स्वन या ध्वनि के अध्ययन में 3 पक्ष सामने आते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा संवाहक और तीसरा संग्राहक। स्वन उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या वक्ता को स्वन उत्पादक की संज्ञा देते हैं। संग्राहक या श्रवणकर्ता श्रोता होता है, जो ध्वनि को ग्रहण करता है। संवाहक या संवहन करने वाला माध्यम, जो मुख्यतः वायु की तरंगों के रूप में होता है। स्वन प्रक्रिया में तीनों अंगों की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। जब मुख के विभिन्न अंगों में से किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों के सहयोग से ध्वनि उत्पन्न होगी, तभी स्वन या ध्वनि का अस्तित्व संभव है। ध्वनि उत्पादक अवयवों की भूमिका के अभाव में स्वन का अस्तित्व असंभव है। ध्वनि उत्पादक अवयवों की उपयोगी भूमिका के बाद यदि संवाहक या संवहन माध्यम का अभाव होगा, तो स्वन का अभाव असंभव है, तो स्वन का आभास भी असंभव है। माना एक व्यक्ति एक वायु अवरोधी एयर टाइट कक्ष में बैठकर ध्वनि करता है, तो वायु तरंग कक्ष से बाहर नहीं आ पाती और बाहर का व्यक्ति ध्वनि ग्रहण नहीं कर सकता है। इसी प्रकार स्वन प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तृतीय अंग संग्राहक या श्रोता के अभाव में ध्वनि उत्पादक का अस्तित्व स्वतः ही शून्य हो जाता है। इस प्रकार स्वन प्रक्रिया में वक्ता या उत्पादक, माध्यम या संग्राहक तीनों का होना अनिवार्य होता है। ध्वनि के सार्थक और निरर्थक 2 स्वरूप हैं। भाषा विज्ञान में केवल सार्थक ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि उत्पादन प्रक्रिया में वायु मुख या नाक दोनों ही भागों से निकलती है। इस प्रकार ध्वनि को अनुनासिक तथा निरअनुनासिक 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर के साथ नासिका विवर से भी निकलती है, उसे अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल मुख विवर से निकले, उसे निरनुनासिक या मौखिक ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता और मंदता के आधार पर उसे नाद, श्वास तथा जपित 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। जब ध्वनि उत्पादन में
स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से मिली होती हैं तो वायु उन्हें धक्का देकर बीच से बाहर आती है। ऐसी ध्वनि को नाद ध्वनि कहते हैं, यथा ग, घ, ज आदि। इसे सघोष ध्वनि भी कहते हैं। जब स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से दूर होती हैं तो निश्वास की वायु बिना घर्षण के सरलता से बाहर आती है। ऐसी ध्वनि को श्वास या अघोष कहते हैं, जैसे क, त, प आदि। जब बहुत मंद ध्वनि होती है तो दोनों स्वर तंत्रियों के किसी कोने से वायु बाहर आती है। ऐसी ध्वनि को जपित ध्वनि कहते हैं। भाषा विज्ञान में स्वन विज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि अन्य बृहत्तर इकाइयों का ज्ञान इसके ही आधार पर होता है। इसके ही अंतर्गत विभिन्न ध्वनि उत्पादक अवयवों का अध्ययन किया जाता है। स्वनों के शुद्ध ज्ञान के पश्चात शुद्ध लेखन को सबल आधार मिल जाता है। उच्चारण में होने वाले विविध संदर्भों के परिवर्तनों का ज्ञान भी संभव होता है। स्वन विज्ञान में विभिन्न ध्वनियों के अध्ययन के साथ उनके उत्पादन की प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। इसी अध्ययन क्रम में ध्वनि उत्पादक विभिन्न अंगों की रचना और उनकी भूमिका का भी अध्ययन किया जाता है। ध्वनि गुण और उसकी सार्थकता का निरूपण भी किया जाता है। स्वन के साथ स्वनिम का भी विवेचन विश्लेषण किया जाता है। भाषा की उच्चारणात्मक लघुत्तम इकाई अक्षर के स्वरूप और उनके वर्गीकरण पर भी विचार किया जाता है। समय, परिस्थिति और प्रयोगानुसार विभिन्न ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है। ध्वनि परिवर्तन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने कुछ ध्वनि नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अध्ययन के साथ ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं और ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर भी विचार किया जाता है। ध्वनि के बिना शब्दों, पदों अथवा वाक्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी भाषा में ध्वनियों के महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। ध्वनियों का समूहन शब्द, पद, वाक्य, यहाँ तक कि भाषा है। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में भी ध्वनियों का अध्ययन शिक्षा और प्रातिशाख्य के अंतर्गत किया गया है, जबकि भाषा विज्ञान में ध्वनियों का अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ध्वनि विज्ञान अथवा स्वन विज्ञान को ध्वनियों के उत्पादन, संवहन और ग्रहण के आधार पर 3 शाखाओं औपचारिकी ध्वनि विज्ञान, भौतिकी ध्वनि विज्ञान और श्रोतिकी में विभक्त किया गया है। औपचारिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के उच्चारण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है, किन किन वाक अवयवों का इसमें योग होता है, वायु किस रूप में ध्वनियों को उच्चारित करती है, अर्थात ध्वनियों के उच्चारण से संबंधित अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। भौतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के उच्चारित होने के पश्चात ध्वनि वायु तरंगों के माध्यम से किस रूप में सभी के संपर्क में आती है, अर्थात वक्ता और श्रोता के बीच कैसे ये ध्वनियाँ पहुँचती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। ध्वनियों के संवहन से संबंधित अध्ययन ही इस शाखा का आधार है। श्रोतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियाँ वायु तरंगों के माध्यम से हमारे कान तक पहुँचती हैं। इसके अंतर्गत ध्वनियों के सुनने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ध्वनियाँ कैसे हमारे कान के माध्यम से अंदर प्रविष्ट होती हुई हमारे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, और सुनने वाला कैसे मस्तिष्क में स्थित पदार्थों और भावों के बिंब के माध्यम से बोलने वाले के भावों को समझ लेता है, इन सब का अध्ययन ध्वनि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात ध्वनियों के ग्रहण से संबंधित अध्ययन ही श्रोतिकी ध्वनि विज्ञान के मूल में है। ध्वनि के बिना शब्दों, पदों अथवा वाक्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी भाषा में ध्वनियों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ध्वनियों का समूहन पद, वाक्य, यहाँ तक कि भाषा है।
प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में भी ध्वनियों का अध्ययन शिक्षा और प्रातिशाख्य के अंतर्गत किया गया है, जबकि भाषा विज्ञान में ध्वनियों का अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ध्वनि विज्ञान अथवा स्वर विज्ञान को ध्वनियों के उत्पादन, संवहन और ग्रहण के आधार पर 3 शाखाओं औपचारिकी ध्वनि विज्ञान, भौतिकी ध्वनि विज्ञान और श्रोतिकी में विभक्त किया गया है। औपचारिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के उच्चारण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है, किन किन वाक अवयवों का इसमें योग होता है, वायु किस रूप में ध्वनियों को उच्चारित करती है, अर्थात ध्वनियों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। भौतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के उच्चारित होने के पश्चात ध्वनि वायु तरंगों के माध्यम से किस रूप में सभी के संपर्क में आती है, अर्थात वक्ता और श्रोता के बीच कैसे ये ध्वनियाँ पहुँचती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। ध्वनियों के संवहन से संबंधित अध्ययन ही इस शाखा का आधार है। श्रोतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियाँ वायु तरंगों के माध्यम से हमारे कान तक पहुँचती हैं। इसके अंतर्गत ध्वनियों के सुनने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ध्वनियाँ कैसे हमारे कान के माध्यम से अंदर प्रविष्ट होती हुई हमारे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं और सुनने वाला कैसे मस्तिष्क में स्थित पदार्थों और भावों के बिंब के माध्यम से बोलने वाले के भावों को समझ लेता है, इन सब का अध्ययन ध्वनि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात ध्वनियों के ग्रहण से संबंधित अध्ययन ही श्रोतिकी ध्वनि विज्ञान के मूल में है। भाषा मूलतः उच्चारित होती है। उच्चारित भाषा में शब्दों का निर्माण ध्वनियों अर्थात वाग ध्वनियों से होता है। भाषा के द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के अंतर्गत वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, रूपिम तथा स्वनिम ध्वनि क्रमशः बड़ी से छोटी इकाई आती है। इनमें सबसे छोटी इकाई स्वनिम या ध्वनि है, अर्थात भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद तथा रूप अथवा रूपिम आदि सभी सार्थक हैं तथा सभी ध्वनियों के समूह से ही बनते हैं। ध्वनियाँ अपने आप में सार्थक नहीं होती, परंतु अर्थभेदक अवश्य होती हैं। ध्वनियाँ मानव मुख से निःसृत होती हैं। होंठ, जिह्वा, दांत, तालु, वर्ष, कंठ, स्वरतंत्री, फेफड़ा, नासिका विवर का ध्वनियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनमें सबसे अधिक चलायमान जिह्वा होती है। ध्वनियों के उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है वायु। वायु का मुख विवर में उसके किसी स्थान पर अवरोध, स्पर्श, घर्षण, स्वर तंत्रियों के कंपन आदि के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। वायु का दबाव कितना है, कम है अथवा अधिक है, इसके आधार पर व्यंजन ध्वनियों में प्राणत्व का निर्धारण किया जाता है। यदि वायु नासिका विवर से निकलती है तो इससे उच्चारित ध्वनियाँ नासिक के ध्वनियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मानव मुख से निःसृत ध्वनियों का समूहन होती है। भाषा के निर्माणक ध्वनियाँ ही होती हैं। ध्वनियों से शब्द अथवा पद बनते हैं। शब्द पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्वनि को स्वन कहते हैं। जिस शास्त्र के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन किया जाता है वह ध्वनि विज्ञान अर्थात स्वन विज्ञान कहलाता है। इस इकाई के अंतर्गत जहाँ स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई, जिह्वा की स्थिति तथा होठों की आकृति के आधार पर किया गया है, वहीं व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न आदि के आधार पर किया गया है। अक्षर एवं संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र पर भी इस लेख में विचार किया गया है।
धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।